नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। ये मेरे पॉलिटी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देख रहे थे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के क्रम में हमने आपको चार्टर अधिनियम 1773 से शुरू किया था। पिट्स इंडिया एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1813, 1833, 1853 और 1858, 1909, 1919, 1935 इतने भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट को हमने देख लिया है। अगर आप अंतिम भारत शासन अधिनियम को देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसके करीब 311 आर्टिकल डायरेक्ट रखे गए संविधान में, यानी कि 75% संविधान में कहा जाता है कि 1935 का अधिनियम ही लिया गया है, जहाँ से संघीय व्यवस्था शुरू होती है। हमारे यहाँ प्रांतों की और केंद्रों के शक्तियों का बंटवारा होता है। संघीय न्यायपालिका दिल्ली में बनती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। म्यांमार भारत से अलग होता है। एक कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर एक प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है जिसमें कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है और आप देखेंगे कि करीब 8 प्रांतों में 11 अंग्रेजों के जो प्रांत थे उससे 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो कांग्रेस का या भारत में एक बोलबाला होने लगा। इस टाइम पे अगर आप ध्यान देंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1939 में। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो फिर से जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में महात्मा गांधी ने बहुत सारे यहाँ से सेनाओं को ब्रिटेन में जब भर्ती कराई तो एक आश्वासन अंग्रेजों ने ये दिया था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, प्रथम विश्व युद्ध, वैसे भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अपने बात से मुकर जाते तो गांधी जी असहयोग आंदोलन आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि 1940 में जैसे ही अगस्त प्रस्ताव आता है वैसे ही इसको खारिज कर देती है हर पार्टियां। यानी कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सारी पार्टियां कर रही हैं। पहली बात। दूसरी ये है कि 39 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सब लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था, जो भी कांग्रेस के अपने अलग अलग जगहों पे उसने सरकारें बनाई थी। तो सबका ये मोटो तय हो गया था कि अब भारत को किसी भी तरह से एक डोमिनियन नहीं बल्कि पूर्ण स्टेट का दर्जा दिलाना है या गणतंत्र करना है। तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध किए। फिर 1942 में सर क्रिप्स लेके आते, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स का भी विरोध सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको अलग से पाकिस्तान चाहिए था। और ये इसके साथ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया, सबने विरोध किया। तो अंततः इन लोगों को मजबूरन इसको भी 1942 में इस अवसर को भुनाया भारतीयों ने, जहाँ से शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा सम्मेलन से। तो जब ये सारे मोमेंट्स लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही देखा है कि ब्रिटिशर्स किस तरह से भारत पे कंट्रोल करते हैं, अपनी कॉलोनियों का निर्माण करते हैं और यहाँ से एक दोहरी नीति के तहत हमारे वित्तीय चरण में आपने देखा इकोनॉमी को किस तरह से ये लोग दोहन करते इकोनॉमी का भारत के आगे। अब इनको भी समझ आ गया है कि भाई यहाँ से अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो अंततः 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट यही है, 1946 में जब आता है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंग्रेज भारत में ये बोलते हैं, यानी कि ये आता है मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि भारत में अपना संविधान भारतीय खुद बना लें। अब जुलाई 1946 का टाइम है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन होने शुरू हो गए। और ये निर्वाचन हुआ था 3 तरह से, यानी कि एक तो संप्रदायों को 3 अलग अलग समुदायों में बांट दिया गया था, जिसमें सिख थे, मुस्लिम थे और अन्य में सारे लोग थे। उसके बाद ये तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा। तो आपको पता है करीब 40 करोड़ की जनसंख्या थी उस समय में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ। और इस 40 करोड़ में कुल 389 सदस्य चुने गए, जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था तो 10 लाख पे, 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाना था। यानी कि आप निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 296 हुई। अब ये 296 कौन थे? तो 292 प्रांतों से चुन के आए। यानी कि जितने प्रांत थे ब्रिटिश के, यानी औरंगजेब ने जो प्रांत बनाए थे उसी के पैटर्न पे अंग्रेजों ने भी शासन किया था। 21 प्रांत सबसे ज्यादा जीतने वाला जो औरंगजेब था। प्रांतों को बांटने का काम अकबर ने किया। हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो सबसे पहले 15 प्रांतों में भारत को बांटा। उसके बाद जहांगीर शाहजहां का टाइम आया तो
18 प्रांतों में भारत बटा। सबसे ज्यादा प्रांत जीतने वाला औरंगजेब था। और जब तक ब्रिटिश सत्ता चले, ये याद रखिएगा कि पूरे उसके बनाए प्रांतों पे जो 11 प्रांत थे हमारे, उसमें बन के आती है 8 में जो कांग्रेस की सरकार, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो उन प्रांतों से देखेंगे कि 292 सदस्य चुन के जाते हैं और 4 चीफ कमिश्नरियां थी। दिल्ली थी, अजमेर मारवाड़ था, खुद्र था और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। तो 292 प्रांतों से चुने गए सदस्य और 4 हमारे चीफ कमिश्नरियां, ये कुल मिला के 296 निर्वाचित सदस्य हुए। यानी कि 296 कुल सदस्यों की संख्या क्या थी, तो वो निर्वाचित थे। और उसके बाद 93 ऐसे सदस्य थे जो देसी रियासतों से चुने गए थे। और जो देसी रियासतें हैं उन्हें हम राजाओं के रूप में देख सकते हैं। यानी जो राजा थे भारत में, उनका भी अपना एक किला या जो अपनी भूमि या अपनी जगह जमीन थी, तो जो भारत में विलय करना था तो उनको भी नेतृत्व करने के लिए दिया गया संविधान सभा में। वो भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। तो आप देखेंगे कि इन्हें भी स्थान दिया गया। तो ऐसे 93 लोग थे जो देसी रियासतों से डायरेक्ट, पर ये मनोनीत हुए थे। याद रखिएगा, ये मनोनीत हुए थे। यानी कि अब संविधान सभा में ये पूछा जाता है कि कुल सदस्य कितने थे, तो 389 थे। कितने निर्वाचित हुए, तो प्रांतों से 292, 4 चीफ कमिश्नरियां, 296 निर्वाचित सदस्य और 93 मनोनीत। अब निर्वाचित मनोनीत क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे कि जो वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, सामूहिक रूप से जनता जिनको चुनती है, तो वो आपके निर्वाचित कहलाते हैं। और डायरेक्ट जिसको रख दिया गया बिना निर्वाचन का, वो मनोनीत हुए। तो कुल मिला के अगर 296 93 जोड़ेंगे तो 389 सदस्य हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि 9 दिसंबर 1946 का ये वो टाइम है जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो हम संविधान सभा में इन सभी बातों को देखेंगे, यहां से लेकर के, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा का पूरा आपका संविधान बन के तैयार हो जाता है। अब इसको ध्यान देंगे आप लोग, बस सुनिए, इसको सुनेंगे तो ज्यादा याद होगा। बाकी आप ध्यान देंगे कि जब हमारा संविधान शुरू होता है 9 दिसंबर को, फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, तो लगातार जो फैक्ट आते हैं, जैसे पहली बैठक का विरोध किसने किया, तो मुस्लिम लीग ने किया। दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं, पहले में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरे में प्राइमबल को, या जो उद्देशिका है उसको कहा जाता है कि जो हमारे पंडित नेहरू थे उन्होंने रखवाया था, जो आगे जाके 47 में प्राइमबल के रूप में, प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल हो जाएगी। तो ये वो कड़ी है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक, जो समय 1948 लास्ट आते आते संविधान बन के तैयार हो गया था। उसके बाद लोगों से संस्तुतियां मांगी गई, रेडियो प्रसारण होता था, कुल 7500 से ज्यादा संस्तुतियां मंगाई गई थी, जिनमें 2400 कुछ पे संशोधन भी किया गया। तो ये कार्य चलता रहा 1949 तक। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था 3 जून 1947। अब इसके दौरान बहुत सारे लोग भारत आ रहे थे, कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, और अस्थायी संसद, नागरिकता, निर्वाचन, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको तुरंत तत्कालिक प्रभाव से लागू करना था। तो संविधान पूर्णतः तो बन के तैयार ही हो गया था, और इसको 26 नवंबर, जिस डेट को हम क्या कहते हैं, तो विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। स्वीकृत या इसको अंगीकृत देता है। स्वीकृत या अंगीकृत कब किया गया था, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसमें आप देखेंगे कि 16 अनुच्छेद और 4 प्रावधान जो बताया अभी, वो लागू कर दिए गए। और इस पे आप देखेंगे कि 299 सदस्य बचे थे। देखिए ये कैसे 299 बचे थे, तो 389 सदस्यों में करीब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के द्वारा, तो करीब 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। तो अब बचेंगे कितने, तो 299। अब 299 में से 284 जो सदस्य थे ना, इसी दिन हस्ताक्षर कर दिए थे। केवल 15 लोगों का ही हस्ताक्षर बाकी था, वो बाद में जाके संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। कुछ लोगों ने तो कभी संविधान में हस्ताक्षर किया ही नहीं। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक होती है, और 24 जनवरी 1950 को बाकी लोग हस्ताक्षर करते हैं। और आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में, यानी कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो अंगीकृत और लागू होने वाली 2 बातें हैं। 1949 में अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, पर पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो जर्नी था, वो हमारे संवैधानिक विकास का जर्नी था। तो एक बार अगर हम पीछे जाके आप लोगों को रिवाइज कराने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट,
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, मैंने बताया था कि यह सबसे करप्ट गवर्नर जनरल था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आता है। और आप ध्यान देंगे कि वहाँ से ये जर्नी शुरुआत होती है और 20 सालों के लिए लगभग कानून आते रहते, सेटलमेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1793, 1813, 1833, जहाँ भारत का गवर्नर जनरल चुना जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर कैनिंग आता है 1857 के बाद से, जिसको हम प्रथम वायसराय के रूप में जानते हैं। फिर मार्लियामेंटो सुधार, फुट डालो राज करो, जो 1909 का आया था अधिनियम। फिर 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना और 1935 का। ये संवैधानिक विकास की एक कड़ी थी जिसको पिछले आप जाके देखेंगे दोनों वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आज हमने ये देखा कि संविधान किस तरह से बन के हमारा तैयार हो गया। देखिए ये बातें और है कि हम संविधान सभा को अगर अलग टॉपिक में पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से संविधान सभा पे ही बात की जाएगी, पर मैंने जो भी जिक्र किया ये संविधान सभा का जिक्र नहीं था, वो अलग वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बस ये देखा कि संविधान का विकास कैसे हुआ है। अब आगे देखेंगे तो संविधान की मांग, एक छोटा सा टॉपिक आता है कि भाई संविधान की मांग कब कब हुई, किन किन लोगों ने किया। देखिए यहाँ से भी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो देखिए 1895 का यह पहला समय है जब तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज पार्टी के द्वारा, जो स्वराज पार्टी थी, इनके द्वारा सांकेतिक रूप में पहली बार और मौखिक रूप में, याद रखिएगा, सांकेतिक और मौखिक रूप से संविधान की मांग किया था। यानी कि अगर आपसे ये बात कही जाए कि सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। किस पार्टी के अधीन किया? स्वराज पार्टी के अधीन किया। और ये मौखिक रूप से, कोई लिखित मांग नहीं था, मौखिक रूप से, और एक सांकेतिक मांग थी अंग्रेजों के समक्ष कि भारतीयों के लिए भी अपना एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ बात दादा भाई नौरोजी ने भी किया 1913 में। फिर 1920 में आते हैं एम एन राव, मानवेंद्र नाथ राव, और एम एन राव ने भी संविधान की मांग की 1920 में। 1922 में महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ने मांग क्या की थी, तो इनसे एक सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने कैसे मांग की थी। तो महात्मा गांधी ने ये बोला था कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा बना होना चाहिए। यानी कि इनकी एक मांग है, जैसे क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, तो महात्मा गांधी ने। कब किया? तो 1922 में। उसके बाद अगर हम देखें तो 1928 का समय आता है और इस समय है मोतीलाल नेहरू। तो देखेंगे कि इतिहास में भी ये सन बड़ा पॉपुलर है क्योंकि साइमन का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय को लाठियों से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद 1929 में आता है लाहौर अधिवेशन। तो उससे पहले गांधी की भी मांगे हैं, जिन्ना की भी मांगे हैं, और मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू रिपोर्ट दिया था। और उस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही आप याद रखिएगा जो भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना जुड़ती है, मेन कारण वही है नेहरू रिपोर्ट का। और इन्होंने पहली बार लिखित संविधान की मांग की थी। लिखित, अगर आपसे बात किया जाए कि संविधान को मौखिक रूप से सबसे पहले कौन किया, तो तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन संविधान की मांग पहली बार लिखित रूप से किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, 1928 में किया था। अब देखेंगे कि इसमें जो भी उनकी मांगे थी उसमें एक डोमिनियन स्टेट की बात थी। जब लाहौर अधिवेशन होता है तो गांधी को एक नए चेहरे की जरूरत है और एक युवा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारतीय मूवमेंट में सबको तो गांधी ने बड़ी सफलतापूर्वक जोड़ लिया था, महिलाओं को, दलित वर्ग को, या उच्च वर्ग तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उस टाइम से जो नरमपंथियों का टाइम था, तो उसमें बड़े बड़े वरिष्ठर कोट पैंट बेल्ट वाले लोग थे। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उनके साथ नहीं जुड़े। जब गांधी आते तब सारे लोग जुड़े। तो उसमें एक जो आपका वर्ग छूटा है वो युवा है, और युवा मुख्य रूप से अगर भाग नहीं लेते तो इस मोमेंट में और ज़्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिलती। तो उनको नए चेहरे की तलाश थी। तो वहाँ आते हैं जवाहरलाल नेहरू। और याद रखिएगा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और याद रखना, लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, पहले युवा अध्यक्ष बनते हैं, तो पहली ही मांग उन्होंने ठुकराई कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट को खारिज किया था। और यहाँ पे एक शब्द आता है क्या, पूर्ण स्वराज। और याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने, कब और कहाँ किया था। लाहौर अधिवेशन में किया था, और अपने ही पिताजी का जो नेहरू रिपोर्ट है उसके विरोध में,
कि डोमिनियन नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हम गणतंत्र होंगे, एक संप्रभु राज्य बनेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है नेहरू की जर्नी। फिर आप देखेंगे 1934 का टाइम है, समाजवादी दल यहाँ सीपीआई भी बहुत मजबूती से भारत में अपना एक्टिव हो रही है। जयप्रकाश नारायण और बाकी सारे लोग आएंगे, देखेंगे जो समाजवादियों की विचारधारा यहाँ से फैलना शुरू होगी, और कांग्रेस में नेहरू भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो 1934 में स्वराज दल के द्वारा फिर से एक पार्टी के रूप में मांग किया जाएगा संविधान की, और कांग्रेस भी 1935 में मांग करेगी संविधान की, यानी पार्टी के द्वारा 1934-35 में मांग किया गया था। तो कौन कौन पार्टियां हैं, तो स्वराज पार्टी, उसके बाद कौन है, कांग्रेस पार्टी। अगर ये बात की जाए कि संविधान की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने किया, स्वराज पार्टी ने किया, फिर किसने किया, कांग्रेस ने किया। और अंततः आप देखेंगे कि 1940 में क्रिप्स मिशन, जिसके द्वारा कहते हैं कि हम संविधान तो बना देंगे, पर वो डोमिनियन स्टेट का ही प्रावधान है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है। और 1942 में क्रिप्स मिशन, इन दोनों का विरोध होता है। तब 1946 में आता है क्या, कैबिनेट मिशन, और इनके द्वारा हमारा संविधान फिर गठित किया जाता, संविधान सभा। और अंततः 2 वर्ष 11 में 18 दिन में करीब 164 बैठकें, 114 दिन संविधान बहस हुआ। 60 देशों से मिला करके 389 लोगों ने इस संविधान को बनाने का काम किया। तो यहाँ तक था हमारे संविधान की मांग, और संविधान सभा जो भी था हमारा, उसने निर्माण कर दिया। अब देखेंगे हमारा संविधान, यानी संविधान अगर पढ़ते हैं तो आज हम चाहेंगे कि एक चैप्टर तो आपका क्लियर ही करा दें। तो संविधान में सबसे पहले देखिए, संविधान सभा का जो वीडियो इंडिविजुअल आएगी वो अकेले आएगी, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान में हम 3-4 चीज़ों के द्वारा पढ़ते हैं, जैसे अनुसूचियाँ पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो मैं अनुसूचियाँ और भागों को क्लियर कराने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो देखिए, जब संविधान की बात हो तो संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये फर्स्ट रिवीजन में ही आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब संविधान बना तो 8 थी, उसके बाद जुड़ी कितनी, 4। तो कुल मिला करके अभी अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी हैं, तो 12 हैं। तो देखिए, इनको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि 4-4 हिस्से में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। देखिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो 2 मिनट में आपको अनुसूचियां याद हो जाएंगी, और कभी आप नहीं भूलेंगे। याद रखना, अगर कहीं भी भाग 1 की बात करें, अनुसूची 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 की बात करें, अगर एक कहीं भी आएगा तो उसमें संघ और राज्य का उल्लेख है हमेशा। सबसे पहले क्या होगा, संघ और राज्य, यानी कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। पर एक बात आती है कि कैसा है ये स्टेट, कैसे है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में पढ़ेंगे तो संघ राज्य दोनों में देगा। 2 तरह के राज्य होते हैं, जैसे 1929 में हमने डोमिनियन स्टेट ठुकराया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था नेहरू जी ने। तो उसमें अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि जो फेडरल सिस्टम होते हैं, यानी कि अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये सब फेडरल सिस्टम है। यानी कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र के 7 राज्य जुड़े हैं, लेकिन इनका जो पावर है वो अपना अलग पावर भी होता है। अगर ये एक स्टेट चाहे तो इनसे अलग हो सकता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर जो भी स्टेट हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, केंद्र के साथ जुड़े हैं, तो केंद्र में और स्टेट जुड़ सकते हैं, पर केंद्र से ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इनका कुछ पावर अलग हो सकता है, पर केंद्र से ये कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत का कोई भी छोटा सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भारत से कभी अलग ही नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। हमेशा आप अंग्रेजी को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। दोनों का हिंदी यही होता है, संघ और राज्य, पर अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, लेकिन भारत में क्या, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भाग 1, अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1, कहीं भी एक का उल्लेख हो तो यही कहेंगे भारत छोटे छोटे संघों का क्या होगा, समूह होगा, छोटे छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना होगा। लेकिन ये कैसा है, तो यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद दूसरे में देखेंगे कि बड़े अधिकारी। बड़े अधिकारी का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी बात है, ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं है। तो बड़े अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है, ठीक है, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अगर हम तीसरे में बात करें तो इन्हीं बड़े अधिकारियों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, ठीक है। अब याद क्या रखेंगे एक एक लाइन में कि पहले में संघ और राज्य, दूसरे में जो बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख। अगर तीसरे में बात करें तो तीसरे में आपका आ जाएगा क्या, इनका ही शपथ ग्रहण,
कि कैसे कौन दिलाता है। ठीक, अब देखो ये अनुसूची और भाग जो पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ एक सवाल अनुसूची या भाग से नहीं आता है, पर बहुत लोग कन्फ्यूजन करके गलत कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा पूरा स्पष्टता आप लोगों को याद हो जाइए, कभी आप भूले नहीं। अगर पिछले पीसीएस का जो एग्जाम हो उसमें देखेंगे तो 2 सवाल है इनसे, तो डायरेक्टली ऐसे ही सवाल है कि कौन सी अनुसूची में क्या है या भाग में। आगे देखेंगे चौथे में, तो चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटें हमेशा परिसीमन के बाद बांटी जाती हैं, पर 84वां संविधान संशोधन 2002 में जो चौथा परिसीमन हुआ था उसके तहत ये कह दिया गया कि 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी। यानी कि 2026 में परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ाई घटाई जाएंगी, अलग बात है, लेकिन 2026 तक जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। लेकिन जनसंख्या को परिसीमन के बाद से राज्यसभा सीटें जो सेट की जाती हैं, आवंटित की जाती हैं, उसका उल्लेख है 4 में। तो कैसे याद करेंगे? तो पहले में क्या है? संघ और राज्य, दूसरे में क्या है? बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, तीसरे में क्या है? शपथ ग्रहण, चौथे में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक, अब 4 और याद कीजिए। क्या? तो 5वें में क्या है? एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। छठे को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका ट्रिक होता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर कर लीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो छठी अनुसूची में इनके यहाँ जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए इन क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रावधान या छूटें दी गई हैं, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों को छूट दिया गया। 7 से आप सूची याद कर सकते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है। सूचियां, तो कितने तरह की सूचियां? 3, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि इन तीनों सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 7वीं में, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं में 22 भाषाएं, यानी कि जब भाषाएं आप देखेंगे 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेज जो सांस्कृतिक भाषाएं 11 अभी हो चुके हैं, जो हमारे यहाँ भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली है वो 22 है और 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। जब संविधान बना तो कितनी थी? 14 थी। उसके बाद कौन जुड़ी? 1 सिंधी जुड़ी थी। फिर कितनी जुड़ी? 3। फिर कितनी जुड़ी? 4। तो अगर पहले को देखें तो 21वें संशोधन द्वारा जुड़ी थी और ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी और ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली 4 भाषाएं जुड़ी थी। तो आप देखेंगे 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 18, 4, 22, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त? तो 22 भाषाएं। तो इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में। अगर हम लोग 9वीं से बात करें तो देखिए ये संशोधन द्वारा है भाई, ये सारी की सारी अनुसूचियां कैसे जुड़ी हैं? संशोधन द्वारा जुड़ी हैं। ठीक है, अगर हम 9वीं की बात करें तो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन 1951। याद रखिएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची में जो भूमि अधिग्रहण है यानी भूमि सुधार की बात थी वो था, और याद रखिएगा कि इसमें 284 अधिनियम हैं, इनका भी उल्लेख है कि जिनका दावा आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। 10वीं से 10 से 10 तो 10 से दल बदल है, दल बदल याद रखिएगा। दल बदल क्या है कि पार्टियों में अगर आप तुरंत दल बदलते किसी सिंबल पे चुनाव लड़े हैं तो दल बदल का शिकार हो जाता है, आपकी सदस्यता भी चली जाती है, स्पीकर तय करते हैं इन चीज़ों को। तो याद रखिएगा कि दल बदल जो है आयाराम गयाराम के कारण जुड़ा था, 84 में जुड़ा था। 84 में राजीव गांधी थे, उनका टाइम ये हुआ था, 85 में जुड़ा। तो संशोधन है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके द्वारा जुड़ती है 10वीं अनुसूची। 11 और 12 बड़ा ही इजी है। देखिए पहले क्या बनता है? ग्राम, फिर क्या बनता है? नगर। कहीं भी आप देखेंगे तो पहले गांव बनेगा तभी नगर बनेगा। तो 11 में पहले क्या है? ग्राम। अब 12 में क्या है? तो नगर। तो याद कैसे करेंगे हम? तो 73वें संशोधन द्वारा बना क्या? ग्राम पंचायत। 74वें संशोधन द्वारा बना क्या? नगर पंचायत। ये 1992-93 की बात है। ठीक है, 91-92 में ये जुड़ा, 1991-92 और ये 1992-93। अगर हम लोग बात करते हैं इन चारों की तो 9वीं में भूमि अधिग्रहण, 10वें में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर निगम। कैसे याद करेंगे? 9वीं में भूमि अधिग्रहण, 10वीं में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर निगम। यानी कि ये 12 अनुसूचियां आपको जुबानी याद हो जाएंगी। अगर आप 4-4 करके देखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। पहले में यूनियन ऑफ स्टेट, संघ और राज्य,
भारत क्या है, संघ और राज्यों का समूह है। दूसरे में क्या है, बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरे में देखें तो क्या है, शपथ ग्रहण है। चौथे में क्या देखें तो इन बड़े अधिकारियों का ही शपथ है। और चौथे में क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो याद कैसे करते हैं, बार बार अगर रिपीट करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके और सोचेंगे तो पहले में संघराज्य, दूसरे में बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, तीसरे में शपथ ग्रहण, चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन। अगर पांचवें में देखें तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान है, यही बताया। छठी में क्या याद कर सकते हैं, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों को छूट है। सातवीं में क्या है तो तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां। अगर हम आठवें में देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और नौवीं में क्या है तो भूमि अधिग्रहण। 10वीं में क्या है तो दल बदल। 11 में क्या है, ग्राम पंचायत। और 12 में क्या है, नगर निगम। तो करीब कितने मिनट हो गए, 24-25 मिनट हो गए। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक हम लोग रहने दें, या फिर अगर आप कहेंगे तो भागों का अलग से हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, तो एक जगह हम पूरे भागों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।